हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। So all those students who have already joined this class, please confirm quickly your audio videos. Okay, it is accessible to you so that we can start the class. तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप नोट कर रहे हैं, हमारा प्रमोशन एग्जाम 2024-25 के लिए ये क्लास है। तो ये क्लास सभी बैंकर्स के लिए, सभी बैंकों के लिए, सभी स्केल्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में हम क्या करवाने वाले हैं, किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, आपकी प्रमोशन प्रोसेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका इंटरनल पार्ट, एक आपका अदर देन इंटरनल पार्ट। तो जो जनरल बैंकिंग पार्ट है, जो आपका मेन पार्ट रहता है आपके एग्जामिनेशन का, तो उसी को इन क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को, हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को, हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग लॉ को, बैंकिंग प्रैक्टिस को। स्पेसिफिकली हमारा डिस्कशन रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लोन पॉलिसी के ऊपर, प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के ऊपर, एनपीए या स्ट्रेस्ड लोन्स जो हैं उनको लेकर के, फॉरेन एक्सचेंज के टॉपिक्स को लेकर के, जितनी ऑपरेशंस हैं इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट बैंकिंग जिसमें लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन लॉ रिलेटेड टू बैंक्स। सो बैंकर्स को काफ़ी सारे लॉ कवर करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लिमिटेशन एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है एंड सो मैनी एक्ट। देन मिसलेनियस कस्टमर इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा, केवाईसी की गाइडलाइंस रहेंगी, और इसके अलावा ओम्बड्समैन स्कीम और इसी प्रकार के और बहुत सारे कस्टमर रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करेंगे। देन गवर्नमेंट की स्कीम्स का डिस्कशन रहेगा, रेशियो एनालिसिस रहेगा। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हमारे पेपर में जनरल बैंकिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो इनका कवरेज हम इन क्लासेस में करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इनका फुल वर्जन रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहते हैं तो वो अवेलेबल है रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स की फॉर्मेट में। क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, जो हमारी ऐप के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू आप जो यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ स्टडी नोट्स रहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनकी समरी रहेगी, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स का समरी रहेगा, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा हमारी वेबसाइट के थ्रू। इसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन बजट 2024 को लेकर के है, और ये सेकंड पार्ट है हमारे इस सीरीज़ के अंदर। सो इससे पहले वाले पार्ट को आप ज़रूर वॉच करना, उसमें जो डायरेक्टली बैंकों को रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे वो डिस्कस किए गए थे। अब जो उसमें दूसरे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो बैंकों को इम्पैक्ट करते हैं, तो जो प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन एस्पेक्ट्स को। सबसे पहले बजट की प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। सो यहाँ एक रेडीमेड क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस बजट की 9 प्रायोरिटीज़ हैं। इन 9 प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास है एग्रीकल्चर को लेकर के। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर की जो कैपेसिटी है बियर करने की, उसको लेकर के प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी बजट का है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के ऊपर। तीसरा है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस को लेकर के। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर को लेकर के, अर्बन डेवलपमेंट का लेकर के, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड फाइनली नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो इस बजट की ये 9 प्रायोरिटीज हैं। मीन्स एक रेडीमेड क्वेश्चन हमारे प्रमोशन एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे बजट एट ए ग्लांस। सो बजट का साइज क्या है, बजट में रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कहाँ से आएगा,
डेफिसिट्स क्या रहेंगे, तो इनको हम अब डिस्कस कर रहे हैं। सो बजट एट ए ग्लांस, इसमें रुपीस दिए जाएंगे करोड़्स के अंदर। सो सबसे पहले गवर्नमेंट को जो टोटल रिसीट होने वाली है या गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, तो ये करोर्स में है। तो कितने करोर्स है? सो 48,20,512 crores. So this is the size of सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। तो रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। अब इसमें से पैसा कहाँ से आएगा? रिसीट्स टू टाइप की सी होती हैं। तो एक रिसीट्स होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स, एक रिसीट होती हैं कैपिटल रिसीट्स। इसमें जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसका साइज रहेगा 31,29,200 का। सो आउट ऑफ 48 पॉइंट समथिंग, तो ये आएगा रेवेन्यू रिसीट्स से। अब रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर जो टैक्स रेवेन्यू क्या रहेगा, नेट बेसिस के ऊपर सेंटर को जो मिलने वाला है। सो टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला है 25,83,499 करोड़। तो ये नेट बेसिस के ऊपर टैक्स रेवेन्यू है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 5,45,701। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। सो ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं और ये उसका कंपोजिशन है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू है, जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और हमारी जो टोटल रिसीट्स रहेंगी वो रहेंगी 48 समथिंग, जिसमें से रेवेन्यू रिसीट्स 31 समथिंग है। और रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर टैक्स रेवेन्यू 25 समथिंग है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 5 समथिंग है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज अंडरस्टूड प्रॉपरली सो फार। देन बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। अब रेवेन्यू रिसीट्स हमारी हो गई 31 समथिंग और टोटल एक्सपेंडिचर हमने कितना करना है 48 समथिंग। तो इसको मेकअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? सो गवर्नमेंट बोरो करेगी। सो कितना पैसा गवर्नमेंट बोरो करेगी? चाहे वो बोरो करे, चाहे बोरिंग जैसी और लायबिलिटीज हों, तो वो अमाउंट है हमारा 16,13,312। इतना पैसा गवर्नमेंट बोरो करने वाली है या अदर लायबिलिटीज रेज करने वाली है, ताकि यहाँ पे जो गैप है रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर और टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर, वो यहाँ से पूरा होगा। तो अगर हम इस फिगर को नंबर 1 और इस फिगर को ऐड करें तो व्हाट डू वी गेट? सो वी गेट दिस फिगर। यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कुछ तो रेवेन्यू रिसीट्स आएंगी और कुछ गवर्नमेंट बोरो करेगी। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? सो एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है रोड्स क्रिएट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, और रेवेन्यू जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है, डिफेंस में जाता है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं उनमें जाता है। तो वो एक्सपेंडिचर कितना है? तो मेजर पोर्शन जो स्पेंडिंग का है, एक्सपेंडिचर जो है 48 समथिंग का है, उसमें 37 समथिंग वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट्स कितना करेगी गवर्नमेंट? सो गवर्नमेंट ने जो पहले बोरो किया है पिछले सालों के अंदर, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करेगी गवर्नमेंट? सो 1162 समथिंग। सो अगर हम इन दोनों को टोटल कर देते हैं और प्लस समथिंग मोर इज देयर, तो फिर वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर के इक्विवेलेंट बन जाता है। देन ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए ग्रांट्स देती है गवर्नमेंट, तो वो है 3,90,778। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना करेगी? ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना पे करेगी? तो वो होगा ये फिगर 11,11,111 करोड़। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनफैक्ट इसमें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट्स कौन कौन से बनते हैं? सो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रिसीट, बोरिंग हमारी कितनी रहेगी, टैक्स रेवेन्यू
क्या रहेगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या रहेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना करने जा रही है। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एग्जामिनेशन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो है 2024-25 के बजट के लिए गवर्नमेंट ने जीडीपी कितना एस्टीमेट किया है। तो जीडीपी का साइज है 3,26,36,912 करोड़ रुपीस। तो ये पूरा कंट्री जो जनरेट करने जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये उसका साइज है। और उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट की रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है उसमें से 48 समथिंग है, और ये 10% इंक्रीज, 10.5% इंक्रीज है ओवर द प्रीवियस ईयर एस्टीमेट्स। पिछले साल 2023-24 के जो एस्टीमेट्स है उससे ऊपर 10% का ये ग्रोथ है। तो ये हुआ एक पार्ट। अब हम चलते हैं पर्सनल टैक्स की ओर। सो पर्सनल टैक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर्सनल टैक्स में जो इनकम टैक्स है, सो न्यू स्ट्रक्चर है, जो नया रजीम है, उसमें जो हमारे नए स्लैब्स हैं वो क्या क्या हैं, इनको लेकर के बराबर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अप टू 3 लाख रुपीस देयर इज़ नो टैक्स। तो अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपीस तक है, सो देयर इज़ नो टैक्स। सो बिटवीन 3 लाख टू 7 लाख रेट ऑफ टैक्स इज 5%। 7 to 10 lakh, तो रेट ऑफ टैक्स इज 10%। 12 to 12 lakh, 10 to 12 lakh rupees, the rate is 15%. So 15 to 15 lakh, the rate is 20%, and above 15 lakh, the rate is 30%. तो ये इस साल की टैक्स की नए रजीम के अंदर जो हमारी रेट्स हैं, तो ये टैक्स के रेट्स रहेंगे। इसमें जो स्लैब्स हैं उनको चेंज किया है, इसलिए इसका ध्यान रखना है कि किस स्लैब के लिए कितने % टैक्स है। और इसमें क्या क्या है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज। सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 रुपीज़ थी, नो इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 75,000। इसी प्रकार से जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए डिडक्शन का क्या एस्पेक्ट है। तो डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स, उसको एनहेंस किया जाएगा अमाउंट को 15,000 से 25,000 रुपीज़। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के, डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन, इसको लेकर के ये दो एस्पेक्ट में जो इम्पोर्टेंट चेंज है। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर। तो जो लोग शेयर्स के में फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन बनता है। सो इनमें चेंजेस क्या क्या हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस में जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनके ऊपर जो प्रेजेंट रेट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस का, वो है 0.0625%। अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है 0.1%। तो ये किन के ऊपर है, ऑप्शंस के ऊपर। इसी तरह से फ्यूचर्स के ऊपर क्या चेंज है। सो फ्यूचर्स के केस में जो एग्जिस्टिंग है वो है 0.0125। अब इसको इंक्रीज कर दिया है 0.02%। तो जो भी प्राइस रहेगी फ्यूचर्स जिसको ट्रेड किया जाएगा उसका ये टैक्स पे करना होगा। तो ये थे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के साथ रिलेटेड। सो नेक्स्ट एस्पेक्ट है 4 टाइप ऑफ डेफिसिट्स। डेफिसिट्स को लेकर के प्रमोशन एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 तरह के इंपॉर्टेंट डेफिसिट्स हैं। सो एक है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसा मैंने कहा 2 तरह का एक्सपेंडिचर है। सो एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इन दोनों को मिला के बन जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। सो इसमें अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ले लें और उसी प्रकार से रिसीट साइड से हम रेवेन्यू रिसीट्स को ले लें,
तो दोनों का जो डिफरेंस है सो दैट बिकम्स रेवेन्यू डेफिसिट। नो सेकंड हमारे पास रहता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट ले लेंगे जो भी हमने कैलकुलेट किया, तो उसके अंदर हम ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स उसको माइनस कर देंगे। इसकी फिगर मैंने लास्ट जो हमारा स्लाइड है उसके ऊपर प्रोवाइड भी की थी, तो उसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देन हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल एक्सपेंडिचर को लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंड डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेते हैं, लेकिन जब हम फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करेंगे तो हम रेवेन्यू के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी लेंगे, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में हम क्या माइनस करेंगे? एक तो हम रेवेन्यू रिसीट्स जो है उनको माइनस करेंगे, और दूसरी जो कैपिटल रिसीट हैं अदर देन बोरिंग, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। सो कैपिटल रिसीट्स दो तरह की होती हैं, एक बोरिंग का पैसा होता है, एक नॉन बोरिंग का पैसा रहता है। तो जब भी फिस्कल डेफिसिट हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम जो नॉन बोरोड अमाउंट है कैपिटल रिसीट्स का उसको माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट के साथ साथ, तो उससे निकल आएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। देन प्राइमरी डेफिसिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट पेमेंट का डेटा भी मैंने लास्ट स्लाइड के ऊपर प्रोवाइड किया था। अब 2024-25 के लिए ये सारे के सारे डेफिसिट कितने कितने हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। सो रेवेन्यू डेफिसिट का जो अमाउंट है 58201 करोड़ है, तो ये अमाउंट करोड़ के अंदर है और ये हमारे जीडीपी का 1.8% बनता है, तो ये फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सो ये है 0.6% ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट ये है 4.9%, तो इसका ये भी ध्यान रखना है कि इसका अमाउंट कितना है फिस्कल डेफिसिट का। ये काफ़ी लार्ज अमाउंट है और परसेंटेज में ये 4.9% है जो प्रोजेक्ट किया गया है। और फाइनली प्राइमरी डेफिसिट कितना है? सो दैट विल बी 1.4%। इन दोनों के बीच में जो गैप है 3.5% वो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स बनती हैं, यानी जीडीपी जो टोटल इंडिया का होगा उसका 3.5% गवर्नमेंट की इंटरेस्ट की पेमेंट्स बनती हैं केवल। सो गवर्नमेंट की जो बोरिंग है, सो ग्रॉस मार्केट बोरिंग जो डेटेड सिक्योरिटीज के थ्रू गवर्नमेंट बोरो करने वाली है ग्रॉस बेसिस के ऊपर 14.0 लाख करोड़ है, और जो नेट बेसिस के ऊपर बोरिंग है वो 11.63 लाख करोड़ है। तो ये फिगर हमें अवेलेबल थी लास्ट स्लाइड के ऊपर भी इसी प्रकार की। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिसिट्स हैं गवर्नमेंट के। अब हम बात करेंगे पीएम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पैकेज स्कीम्स। इस बजट के अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कई प्रकार के इंसेंटिव पैकेजेस हैं जिनको लेकर के हमें पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ स्कीम्स। सो एक है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, दूसरी है जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तीसरी है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स स्कीम, चौथी है स्किलिंग प्रोग्राम, और पांचवी है इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज। तो ये 5 डिफरेंट स्कीम्स हैं जिनको लेकर के आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हो सकते हैं। अब फर्स्ट टाइमर में क्या है, जॉब क्रिएशन में क्या है, और बाकी स्कीम्स के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइमर्स की। सो फर्स्ट टाइमर को हम स्कीम ए कहते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत व्हाट इज द इंसेंटिव? 1 month वेज टू ऑल पर्सन्स न्यूली एंटरिंग द वर्क फोर्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स। जितने भी लोग फॉर्मल सेक्टर में एंटर करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटर करेंगे, उनको 1 महीने का वेज
गवर्नमेंट पे करेगी अगर वो नए एंट्रेंट होंगे फॉर्मल सेक्टर के अंदर। तो ये बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू होगा। 1 मंथ की सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे की जाएगी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को। कौन से एम्प्लॉयज़? जो EPFO में अपने आप को रजिस्टर करेंगे और जिनका अमाउंट बनता है 15,000 रुपीज़। तो ये 1 मंथ की सैलरी 15,000 के रेट से पे की जाएगी 3 इंस्टॉलमेंट्स में। और इसमें एलिजिबल लोग कौन होंगे? तो वो लोग एलिजिबल होंगे जिनकी सैलरी 1 लाख पर मंथ रुपीज़ तक होगी। तो ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव है। दूसरी हमारी स्कीम क्या है? जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इस स्कीम के प्रोविजंस क्या हैं? An incentive will be provided at specified scale directly both to employees and employers with respect to their EPFO contribution in the first 4 years employment. So जो भी एम्प्लॉय किए जाते हैं तो ये इंसेंटिव उनके लिए है। यानी EPFO में जो कंट्रीब्यूशन होगा तो एम्प्लॉयर ने तो पे करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, तो एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए फर्स्ट 4 इयर्स के लिए। सो गवर्नमेंट भी ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। नाउ सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। सो तीसरी स्कीम क्या है? ऑल एडिशनल एम्प्लॉयमेंट विद इन ए सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ विल बी काउंटेड। तो इस पर्पस के लिए किसको काउंट किया जाएगा? जितनी भी नई एम्प्लॉयमेंट होगी, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट होगी, कौन से एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से रहेगी। तो उनके लिए इंसेंटिव क्या है? गवर्नमेंट विल रीइंबर्स टू एम्प्लॉयर को पैसा दिया जाएगा अप टू ₹3,000 पर मंथ फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए, टूवर्ड्स EPFO कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। सो जितने भी एडिशनल एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनके लिए ये 3,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन रीइंबर्समेंट की फॉर्म में गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 2 सालों के लिए। नो स्किलिंग प्रोग्राम क्या है? स्किलिंग प्रोग्राम के अंतर्गत कोलैबोरेशन होगा स्टेट गवर्नमेंट का और इंडस्ट्री का, तो जिसमें 20 लाख यूथ का टारगेट है। स्किलिंग किया जाएगा उनको 5 ईयर पीरियड के लिए। तो ये स्किलिंग प्रोग्राम है। और लास्ट हमारा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या है? A comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. तो 5 सालों के अंदर 1 करोड़ यूथ को 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और इंटर्नशिप जो अलाउंस रहेगा वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा, जिसमें 1 टाइम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 6,000 रुपीज़ का। और कंपनीज ये इंटर्नशिप के लिए कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़ को कहाँ से पे करेंगी? सो उसका जो ट्रेनिंग कॉस्ट है या इंटर्नशिप का जो कॉस्ट है 10%, कंपनी उनकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स हैं वहाँ से पैसा इस पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। या यूं कहें कि जो पैसा वो इस पर्पस के लिए यूज करेंगे वो CSR में एलिजिबल रहेगा। तो ये 5 टाइप की जो पैकेज हैं वो अवेलेबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पैकेज। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस बजट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बजट को लेकर के, उनको हम सेपरेटली एक वीडियो में कवर करेंगे। आज का सेशन आई एम वेरी श्योर आपको बहुत यूज़फुल लगेगा। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करना मत भूलें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अगर आप इसको शेयर करते हैं तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत सारे टॉपिक्स प्रमोशन एग्जाम्स को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। बेल आइकन करना
पुश करना ज़रूर, उसको पुश कर देना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। फ्रेंड, इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।